जिस आदमी को उसकी सरकार ने अपनी पार्टी से निकाल दिया हो और उसी आदमी को जिसको हम लोग हमदर्द समझ रहे थे अपनी पार्टी मिलेगा, तो ये मेरे मुंह पे तमाचा है कि नहीं? अगर कांग्रेस पार्टी हमारी हितैषी थी, समाजवादी पार्टी हमारी हितैषी थी, जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तब ये इन्होंने क्या किया हम लोगों के लिए? ये सब छुपे हुए दुश्मन जी मुंह में राम बगल में ईंट वाला काम करते हैं। हमने वो काम 1947 में करके छोड़ दिया जो आज नेपाल कर रहा है। सरकार कोई भी हो भ्रष्टाचार करेगा, वो इसी के पात्र है। उन बच्चों ने ये करके दिखाया है कि हमें गुलामी और भ्रष्टाचार नहीं पसंद। माँ चाहे जिसकी भी हो, लेकिन माँ के बारे में अगर कोई अपशब्द कहेगा तो बर्दाश्त नहीं है। प्रणाम, नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके सामने हूं, संजीव श्रीवास्तव, और पत्रकार नहीं हूं लेकिन सामाजिक विवेचक जरूर हूं। और जब ऐसा मौका मिलता है कि किसी से समाज के दृष्टिकोण से कुछ बात की जा सकती है तो मैं उस मौके को छोड़ता नहीं हूं। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक वार्तालाप देखा था हमारा और एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बीजेपी लीडर मोहम्मद हारून राइन जी का। उस दिन बहुत अच्छा पॉडकास्ट था और बिंदास खुल के जवाब दिया और लोगों ने बहुत पसंद किया। और आज फिर इत्तेफाक से ये लखनऊ आए हुए थे और मेरी बातचीत हुई, दुआ सलाम हुई और मैंने कहा कि आ जाइए, कुछ गर्मा गर्म मुद्दों पे बात हो जाए। तो आपने सहर्ष उसको स्वीकारा, ये भी नहीं पूछा कि किस मुद्दे पे बात होनी है। ये आए और यहाँ पर अभी तक पेपर आउट नहीं है कि मैं किस मुद्दे पे बात करूँगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। पेपर आउट नहीं है लेकिन मैं आज पूछूंगा जरूर, क्योंकि रूलिंग पार्टी में है, केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में ये बैठे हुए हैं, इसलिए पूछूंगा तो जरूर। क्या चल रहा है डॉक्टर साहब नेपाल में? आंधी चल रही है। नेपाल वासियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। नेपाल वासियों ने जो करके दिखाया है ये बहुत ही सराहनीय काम है। क्योंकि आप जानते हैं हम लोग एक चीज़ को नहीं पसंद करते हैं, वो है भ्रष्टाचार। और जहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ पे इस आंधी को चलना ज़रूरी है। अगर ये आंधी नहीं चलेगी तो जो भ्रष्टाचारी हैं वो समझ नहीं पाएंगे कि देश की जनता कब क्या करेगी। अब इससे एक मैसेज गया है, जिस देश में भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचारी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको ये समझ में आ गया होगा कि इस पर लगाम करिए कसें, वरना नेपाल वाली दशा मेरी भी होगी। नेपाल, भारत में नेपाल की दशा करेंगे? नहीं, भारत में नेपाल की, अरे भारत वो आज किए हैं, वो दोहराए हैं हमारा काम। हम उनको देख के नहीं करेंगे, वो हमारा काम दोहराए हैं। हमने वो काम 1947 में करके छोड़ दिया जो आज नेपाल कर रहा है। किसी भी लोगों की सरकार कोई भी हो भ्रष्टाचार करेगा, वो इसी के पात्र है। और नेपाल वालों ने जो क्या किया, लोग कहते हैं सूर्यास्त नेपाल मस्त। सूर्यास्त नेपाल मस्त तो मस्त है, लेकिन वहाँ के बच्चों ने जो करके दिखाया है, ये जो तख्ता पलट करने का काम किया, भ्रष्टाचारियों को भगाने का काम किया, ये बड़े लोगों का काम नहीं है, ये बच्चों का काम है। नाबालिग बच्चे हैं उसमें शामिल। और उन बच्चों ने ये करके दिखाया है कि हमें गुलामी और भ्रष्टाचार नहीं पसंद है। भ्रष्टाचारी नेता हमको नहीं पसंद है। बिल्कुल नहीं। इसकी कैसे गारंटी दी जाएगी कि अब जो बच्चों ने किया है, इतना बड़ा नुकसान किया, चलिए तख्ता पलट की बात तो अलग है, लेकिन देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ, इसके पीछे कोई साजिश नहीं दिखाई पड़ रही है आपको? अगर तख्ता पलट ना करते तो इससे बड़ा नुकसान होता। नुकसान जो आदमी देश के बारे में नहीं सोचेगा तो धीरे धीरे नुकसान ही तो है ना। आज हम सरकार बदल रहे हैं और इसीलिए वहाँ के जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उनकी जांच की बात चल रही है कि जो भी सरकार में आएगा, जो भी इससे पहले ने सरकार थी, पहले जांच कराएगा उसकी, सबसे पहले उसकी जांच कराएगा। की जांच होगी, होना भी चाहिए। हम लोग जो देश के नेता को बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं?
देश को अच्छा चलाने के लिए बनाते हैं, देशवासियों को खुश कर रखने के लिए बनाते हैं, ना कि देशवासियों को लूटने के लिए बनाते हैं। आपने देखा होगा जो भी सरकारें देश को लूटने का काम करती हैं, देशवासियों को लूटने का काम करती हैं, उनको अपनी सरकारों से हाथ धोना पड़ता है। फिर उस आदमी को चुना जाता है जो देशवासियों के बारे में सोचता है और देश के लिए सोचता है। और फिर जब वो आता है तो वो भी देश को लूटता है। जरूरी थोड़ी ना है, ये जरूरी नहीं है। अगर ये जरूरी होता है, अगर वो भी वही करता है तो उसको भी वही रास्ता दिखाया जाता है। भाई हम तो आज़ाद हैं। भाई आप कब्जा, आपको हमने जिताया, 5 साल रहेंगे ना, 5 साल के बाद तो फिर मेरी फील्ड में आओगे। तो जब 5 साल आपने अच्छा काम किया तो देशवासी आपके लिए दोबारा नहीं, तिबारा भी। दोबारा आप तो तिबारा हैं। हाँ, हम तो तिबारा हैं, दोबारा नहीं तिबारा भी आएंगे। चौथी बार का क्या होगा? चौथी बार? अरे चौथी छोड़िए, हम 10वीं बार तक आ रहे हैं। आप चौथी 5वीं के चक्कर में ही न पड़िए। नहीं रहेंगे ना। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कौन है नेता आपके यहाँ इसके बाद? अरे सारे नेता हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, योगी जी हैं, गडकरी जी हैं, बहुत सारे देश के नेता हैं जो अच्छा काम करेंगे। क्या जरूरी थोड़ी नहीं। और अब ये तो उम्र हो गई कहिए, वरना कोई देशवासी चाहता ना कि मोदी जी ने 80 साल की उम्र का एक बैरिकेड लगा के बड़ा नुकसान कर लिया। ये उनकी अच्छी सोच है। भाई आदमी को जब जिम्मेदारी देंगे तो जिम्मेदार वही आदमी होगा जो जिम्मेदारी निभाता रहे। जी का विकल्प बीजेपी में है या फिर राहुल गांधी है? देशवासी क्या कहते हैं भाई राहुल गांधी को? वो तो आप बताइए। आदमी का लोग नाम नहीं लेते हैं, खिंचाई करते हैं, वो देश चलाने का काम करेंगे। ये चिढ़ गए हैं आप बिहार वाले मैटर में। आखिर यही तो कह रहे हैं वो कि माता जी कह रही हैं, मोदी जी की माता जी उनको समझा रही हैं कि बेटा हमारा इस्तेमाल कम से कम मत करो यहाँ पे। तो इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? काहे गुस्सा गए हैं? मेरा कहना है कि अगर उन माता, किसी की भी माता को बात करेंगे तो गुस्सा आएगी। और हम देशवासी हैं, देश में जो माताएं हैं वो मेरी माँ है, और मेरी माँ के बारे में कोई कुछ कहेगा तो गुस्सा नहीं आएगा। और फिर उसकी बात कर रहे हैं आप, तो देश का प्रधानमंत्री हो, उसकी माँ की बात करेंगे, भारत माता की बात करेंगे। वो भारत की माँ है, और भारत की माँ को कोई अरे भारत माता की अगर कोई के लिए उंगली उठाता है तो उसकी उंगली काटने का काम करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री की माता के लिए, जिसकी देश के लिए आज की कितना संगठन है, कितने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, एक एक चिथड़ा नहीं बचेगा। मां चाहे जिसकी भी हो, लेकिन मां के बारे में अगर कोई अपशब्द कहेगा तो बर्दाश्त नहीं है। शब्द वाला मैटर तो शांत हो गया था। ये जो अभी मीम चल रहा है ना कि माता जी आती हैं, कहती हैं कि बेटा हमारे नाम का इस्तेमाल मत करो, हम उसकी बात कर रहे हैं, मामला तो शांत हो गया। क्या ये आपको क्या लगता है कि वहां पे माता जी का नाम लेके मुद्दे से भटकाया जा रहा है क्या? जहां पर पहुंच गए हैं ये कोई हथकंडा बाकी नहीं रख रहे हैं। भाई एक तो उनकी खुद की माता जी हैं, खुद की माता जी के बारे में बोलना चाहिए, और उनके बारे में हमारा तो कहना है किसी की मां के बारे में नहीं बोलना चाहिए। एक समान है, मेरा दोस्त है, मेरा दुश्मन है, सबकी मां एक है। और मां ने आपको जन्म दिया है, और किसी को भी जन्म दे, ये तो आप जानते हैं कि मां जब जन्म देती है तो किन तकलीफों से गुजरती है, और उसके बाद में वही देशवासी उसके बारे में अपशब्द कहेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे तो बुरा लगेगा। यूपी तो जद में आ गया है, इधर से नेपाल की आग, उधर से बिहार की आग। योगी जी नेपाल संभाल पाएंगे इधर इसका जो बहराइच वाला है पूरा मैटर? क्यों नहीं, आप बताइए। आज एकदम मजबूत है पूरा। आज दूसरी बार मुख्यमंत्री बने,
जगह नहीं संभाल पाए। कौन सा ऐसा कानून उन्होंने लागू किया और जिसका इस्तेमाल नहीं हो पाया? आप तो देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप देखना माफिया राज खत्म हो गया, खत्म हो गई, खत्म हो गई, गुंडागर्दी खत्म हो गई, नहीं खत्म। देखो गुंडा खत्म हो गए, गुंडागर्दी खत्म हो गई। जो सुधर गए वो अपने भाई, और सुधरना चाहिए भाई, उन्होंने मौका दिया, सुधर जाइए। ना सुधरिए तो ऊपर जाइए, ऊपर जाइए या प्रदेश के बाहर जाइए। और ये सच है कि शरीफों की अच्छी जिंदगी के लिए उनके दुश्मनों पर ध्यान देना पड़ेगा। कमरे में नोट मिल रहे हैं, इनकम टैक्स पेयर को ठीक ठाक बिजली नहीं मिलता, उसको इन्वर्टर लगवाना पड़ता है, उसको पानी का आप कहते हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, घरेलू विकास तो दिख नहीं रहा है, दिख रहा है। इन्वर्टर हमको लगाना पड़ता है। हवा के लिए जो हवा चल रही है उसको भी साफ सुथरा करने के लिए अब डिवाइस आ रही है जापान से, के लिए आ रही ना, देशवासियों के लिए आ रही। भाई हम पर्यावरण का पूरा ध्यान दे रहे हैं, हर साल बरसात में अरबों पेड़ लगवाते हैं, उसके बाद भी प्रदूषण बढ़ रहा है। तो जो इसके लिए मशीनें आई हैं हम उसकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन हम आपके जो है संरक्षक हैं, तो आपकी रक्षा के लिए जो भी होगा करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर पेड़ इतने नहीं लग पा रहे हैं या इतने नहीं हो पा रहे हैं, वो नहीं संभाल पा रहे हैं प्रदूषण को, तो हम उसके लिए मशीन ला रहे हैं। तो इसमें क्या गलत है? का मतलब यह है कि साफ पानी का इंतजाम टैक्स पेयर खुद करता है आरओ लगा के। भाई ये आदमी सब धीरे धीरे अपना स्टेटस बना रहा है क्या? जो आरओ लगा के अब जो पानी पी रहे हैं और जो बगैर आरओ के पी रहे हैं, जिंदा नहीं है क्या? रोग हो जाता है ना, उसको कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, दुनिया भर के रोग जो पानी पी रहे हैं उनको कैंसर नहीं हो रहा है, डॉक्टर को भी कैंसर हो रहा है, एक से एक नेताओं को कैंसर हो रहा है, एक से एक उद्योगपतियों को कैंसर हो रहा है। क्या अभी देख लीजिए, अमर सिंह थे, कौन सा पानी पीते थे भाई? उनके लिए कौन सा, ये तो है नहीं कि नल का पानी पीते थे वो, लीवर खराब। तो ये सब कुछ नहीं, आदमी इस दुनिया में आया है, जितने दिन की जिंदगी होगी वो जी के जाएगा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। आप माइकल जैक्सन को देख लीजिए, माइकल जैक्सन ने क्या किया? 100 साल प्लस जीने के लिए पूरी एक डॉक्टरों की टीम बना के रख दी, हर चीज डॉक्टरों की सलाह पे ले रहे थे, हर चीज डॉक्टरों की सलाह पे खा रहे थे, हर काम डॉक्टरों की सलाह पे कर रहे थे, लेकिन मौत उसको रोक नहीं पाई। तो मौत से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर उसको आनी है जिस स्टेट में ऊपर वाले ने रच दिया है, हो के रहेगा। आप चाहे आरओ पीजिए चाहे नल का पीजिए, लेकिन ये है स्टेटस है कि हाँ पैसा ज्यादा आ गया तो हम आरओ का पियेंगे। आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से आते हैं, एक विशेष बिरादरी से आते हैं जिसको भारतवर्ष में अल्पसंख्यक कहा जाता है। आप सच्चे मन से बताइए अपनी अंतरात्मा की आवाज से कि भारतीय जनता पार्टी क्या मुसलमानों का इस्तेमाल नहीं करती है? कतई नहीं करती। सबका साथ सबका विकास नारा है, इसलिए आप कह रहे हैं। बिल्कुल, तो आप देख ही रहे हैं इस्तेमाल कौन कर रहा है भाई। आज की डेट में आप देखिए तो इस्तेमाल कौन कर रहा है? या तो कांग्रेस कर रही है या तो समाजवादी कर रही है। ये तो कहते हैं कि हम नहीं तो फिर मुसलमानों का हित हो ही नहीं सकता। तभी तो यहां पे तीर मारा था भाई। कहते हैं मुसलमानों के हित ऐसी हैं। जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब बाबरी मस्जिद कैसे शहीद हुई? बाबरी मस्जिद तब शहीद हुई और उसी कल्याण सिंह की बात कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी हमारी हितैषी थी, मुसलमानों की हितैषी थी, तो कल्याण सिंह को अपनी पार्टी में क्यों ले लिया? अगर आप उनके हितैषी हो तो जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद कराई थी आपने उनको पार्टी में क्यों लिया? मैं ये जवाब चाहता हूं। अखिलेश यादव की बात कर, मुलायम सिंह की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी में निकाल दिया था उनको, तो उन्होंने ले लिया। तो भारतीय जनता, आप सोचिए कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको निकाल दिया। क्यों शहीद किया? भारतीय जनता पार्टी का विरोध था, क्यों शहीद किया?
लेकिन यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने शहीद करने में काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी पार्टी से निकालने का काम किया और समाजवादी पार्टी ने क्या किया, उनको अपनाने का काम किया। तो ये मुसलमानों पर तमाचा है कि नहीं? जिस आदमी को उसकी सरकार ने अपनी पार्टी से निकाल दिया हो और उसी आदमी को, जिसको हम लोग हमदर्द समझ रहे थे, अपनी पार्टी मिलेगा, तो ये मेरे मुंह पे तमाचा है कि नहीं? आप बताइए इस बात। आपका कहना यह है कि बीजेपी मुसलमानों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए नहीं? बिल्कुल नहीं। और ये कांग्रेस हुई या समाजवादी पार्टी हुई, ये लोग क्या करते? भाई अभी आप बोल चुके हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी हमारी हितैषी थी तो हमको 28% पे 1% पे क्यों ले आई? अगर कांग्रेस पार्टी हमारी हितैषी थी, समाजवादी पार्टी हमारी हितैषी थी, जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तब ये इन्होंने क्या किया हम लोगों के लिए? भाई जब सच्चर की कमेटी की रिपोर्ट ने बता दिया कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है, तो कांग्रेस ने मेरे लिए क्या किया, समाजवादी पार्टी ने मेरे लिए क्या किया, या बहुजन समाज पार्टी ने हम मेरे लिए क्या किया? जब उनकी सरकारें थी, जबकि ये समाजवादी पार्टी की टाइम की बात है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट समाजवादी और कांग्रेस की टाइम की बात है, तो इन लोगों को चाहिए था कि मुसलमानों के हित की कोई बात करते, मुसलमानों के हित के लिए कोई आरक्षण लाते, किसी चीज में लाते, राजनीति में लाते, शिक्षा में लाते, नौकरी में लाते, तब हम समझते हमारे हितैषी हैं। मैं कैसे मानूं हमारे हितैषी? ये सब छुपे हुए दुश्मन हैं, जी मुंह में राम बगल में ईंट वाला काम करते हैं मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए। और बीजेपी पूरा एकदम इस समय ध्यान दे रही है, आप तो अंदर हैं, पता होगा आपको। वही तो हम कह रहे हैं कि जैसे कि आप कह, आज जब से बीजेपी आई है, मुसलमानों की नौकरी कितने % गई है? भाई जहां पर वो लोग छोड़ के गए थे वहीं पे हैं। हाँ, जिस दिन एकदम खत्म हो जाएगी तब हम समझें कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को नौकरी से खत्म कर दिया। नहीं, अगर वहां उतना ही है तो फिर इन्होंने क्या किया आपके लिए? इन्होंने अभी क्या कर ही तो रहे हैं। आप सबसे पहले तो शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं। जब आप शिक्षित होंगे तभी तो होगा। और जो जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है, भाई कोई जो भी वैकेंसी निकलती है हटा के तो निकल नहीं रही है। जो उसका पात्र होता है मिलता है, जो उसमें एग्ज़ाम में पास होता है उसको मिलेगी। पिछली बार आपने ये अपील की थी मुसलमानों से कि एक बार भारतीय जनता पार्टी में आके देखो, अगर नहीं आपके मन का काम हुआ तो हम भी आपके साथ वापस जाएंगे। सही है, बिल्कुल सही है। अभी आप उसी अपील पे कायम उसी पे हैं अभी। मैं तो कह रहा हूँ अगर मेरे लोगों का अगर काम नहीं होता है जिस पार्टी में, तो मैं खुद ही नहीं रहूँगा। भाई मैं तो अपने समाज के लिए लड़ रहा हूँ, समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ और उन्हीं समाज के लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। और जो उस हमारे समाज की बात करेगा, समाज के लोगों के हित की काम करेगा, मैं उसके साथ में रहूँगा। मतलब विकल्प आपका खुला है। हाँ। और समाज के साथ साथ डॉक्टर साहब, आप जो इनकम टैक्स पेयर हैं, जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, उनके ऊपर सरकार की जास्ती ना हो, उसको भी नहीं, इसके लिए देखिए मैं आपको बता दूं, मेरी भी आज 2 दिन ये बात पहले मेरे दिमाग में आई। देखिए जो इनकम टैक्स पेयर लोग हैं उनकी कोई ना कोई सुविधाएं चालू करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और चूंकि जैसे आज इनकम टैक्स देने के लिए लोग पिछड़ क्यों रहे हैं? इसलिए कि उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और एक दायरा रख दे कि इतना जो इनकम टैक्स पेड करेगा, अगर खुदा ना खास्ता अगर ऊपर वाले ने चाहा उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, तो सरकार उसकी पत्नी को, उसके परिवार वालों को प्रति माह इतना रुपए देने का काम करेगी। इस चीज को अगर लागू करने का काम सरकार कर देगी तो आपको बताऊं, लोग ईमानदारी के साथ में टैक्स पेड करना शुरू कर देंगे। देखिए, इनकम टैक्स पेयर से जब कुछ ऐसे विद्वान लोगों के पास जब बैठते हैं जो बड़े इनकम टैक्स पेयर हैं, तो वो सरकार से नाखुश दिखते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स उनका जा रहा है और मुफ्त राशन उन लोगों को मिल रहा है, हमें कोई सुविधा नहीं है।
मैंने अपनी बात नहीं कही, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। लोगों मैं तो की बात है, संवाद, ये तो लोगों की बात मैं है। तो संवाद की बात है। जब मैं लोगों के पास बैठता हूँ, जो बातें जनता से आती है, मैं आप जैसे लोगों से पूछता हूँ, क्योंकि आप सरकार में हैं, पूछना हमारा काम है। मोदी जी पूरा 5 साल तक इस बार रहेंगे, बिल्कुल। अब वो उनके ऊपर भी है, कहिए उससे पहले भी वो किसी को बिठा दें। मतलब बैठाएंगे वही। आज उस देश के सबसे बड़े नेता है, अधिकारी चुनने का हक उनको है, संगठन को है। अकेले वो नहीं, वो कभी अकेले कोई काम नहीं किया, उन्होंने संगठन के साथ मिल के काम किया। संगठन जो जो राय देगा उस पर वो उसको फॉलो करेंगे। रहा है नेपाल और उबल रही है भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एक तरफ भ्रष्टाचार है, दूसरी तरफ मां है। भ्रष्टाचार के विरोध में तो पूरा विश्व होना चाहिए। अभी साहब ने कहा कि सन 1947 में दिखा, बिल्कुल सही बात है कि जिस दिन जनता उग्र होती है उस दिन वो ये नहीं जानती है कि कौन राजा है और कौन प्रजा। उखाड़ फेंका नेपाल में जेंजी ने, मतलब जो हमारे बच्चों के बच्चे हैं, उन्होंने उखाड़ के फेंका सरकार को। इसलिए सरकार से आदमी को दूर रहने की जरूरत है। अभी सबक ले लेगा, अब सबक लेगा इसी से, सबक ले। हाँ। दूसरी बात ये कहूंगा कि चाहे मां किसी, जंग में मां का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं सहमत हूं डॉक्टर साहब से, वो चाहे मोदी जी की मां हो, चाहे राहुल जी की मां हो, चाहे अखिलेश जी की मां हो, मां किसी नेता की हो, लेकिन मां का इस्तेमाल अच्छे अच्छे कामों के आशीर्वाद के लिए करिए, जीत या हार के लिए नहीं करना चाहिए। आज पॉडकास्ट लंबा हो रहा है, हम आपको ज्यादा क्यूरियोसिटी दे के आपसे विदा लेना चाहेंगे कि अब जब आएंगे, अब हम आपको पकड़ लिए हैं, ये हमेशा हमारे साथ आते रहेंगे और ऐसे संजीदे मुद्दों पर बात करते रहेंगे। अगली बार फिर किसी छोटे से मुद्दे को ही सही, लेकिन आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचार नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, लेकिन मां का अपमान बिल्कुल ना आप बर्दाश्त करिएगा, ना किसी की मां का अपमान करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आपने एक अच्छा संदेश दिया। दर्शकों अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको आपके परिवार से ज्यादा जरूरत आप नेताओं को है और हम जैसे कलाकारों को है, क्योंकि उंगलियों से दोनों स्टार बनते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं।